बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फंजाई और फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंजाई भी दूसरे जानदार हैं, तो ये सेल से बने हैं और फंजाई के सेल्स को हाइफी कहा जाता है। हाइफा एक को कहते हैं, हाइफी इसकी जमा है। इस सेल वॉल में इस सेल या हाइफी में क्या है ये देखना है। सबसे बाहर सेल वॉल होगी और ये सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। काइटिन अगर आपको याद हो तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक मखसूस टाइप का मॉडिफाइड ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ है। उसका नाम क्या था? N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। उसकी चेन से बना है, ठीक है ना। N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। पिछले चैप्टर को आप रिकॉल करेंगे तो आपको वहाँ इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी। तो काइटिन का बना हुआ है और ये काइटिन सेलुलोज से ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा मजबूत है और सेलुलोज के मुकाबले में देर से डिकम्पोज होता है। मेरे कहने का मतलब है प्लांट की सेल वॉल के मुकाबले में फंजाई की सेल वॉल ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए ये आसानी से गलते सड़ते नहीं। प्लांट के मुकाबले में ये देर से गलते सड़ते हैं, प्लांट की सेल वॉल जल्दी गलती सड़ती है। ये सेल वॉल है। फिर इस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ये सेल मेम्ब्रेन वैसी ही है जो किसी भी दूसरे सेल की हो सकती है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन एम्बेडेड। जी तो सर मतलब जैसे फंजाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, फंजाई खुद भी डिकम्पोज खुद भी होते हैं, लेकिन खुद अपने आप को नहीं करते, दूसरे करेंगे, हर दूसरे करेंगे, क्योंकि फंजाई का कोई एक ग्रोह नहीं है डिकम्पोजिशन वाला। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक फंजाई की एक बड़ी कैटेगरी है जो डिकम्पोजर है। ये इसको डिकम्पोज करेगा, ये उसको डिकम्पोज करेगा, तो अपने सेल्स को कोई डिकम्पोज नहीं करेगा, दूसरे करेंगे। ठीक हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद इनमें साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और अदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। ये अदर ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो आप समझ लें कि ये यूकैरियोटिक हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। तो ये डिस्कशन है। अब हमने जोर देना है ये हाइफी के ऊपर। हाइफी कितनी तरह के हैं, बहुत एहतियात से इसको समझना है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। हाइफी अनयूजुअल से सेल्स हैं, इस तरह से लंबे लंबे सेल्स, और ये दो स्टाइल के होते हैं। मसलन एक हाइफी वो था, ये एक हाइफी है। इसमें बीच में सेप्टा ना हो। सेप्टम पर्दे को कहते हैं, सेप्टम की जमा सेप्टा है, पर्दे ना हो, मतलब बीच की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों एब्सेंट हो, जिसके नतीजे में बहुत सारे सेल्स के फ्यूज होने से एक बड़ा सेल वजूद में आया हो, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया हो, तो इसको कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। इसको क्या कहेंगे? सिनोसाइटिक। जबकि बहुत सारे ऐसे हैं हाइफी जिनके बीच में सेप्टा मौजूद है। सेप्टा मौजूद होने की वजह से हर चेंबर में एक एक न्यूक्लियस हो, तो इनको कहा जाएगा सेप्टेट। अच्छा, जो सिनोसाइटिक है इनको आप नॉन सेप्टेट भी कह सकते हैं। दोनों में से एक नाम तो याद रहेगा ना, सिनोसाइटिक या नॉन सेप्टेट है ये, और ये सेप्टेट है। सर जो हमारे पास सेप्टेट है उसमें जितने भी सेल्स हैं उन सबको मिला के हाइफी कहेंगे? जी जी जी, मिला के सबको मिलाकर हाइफी कहा जाएगा। मैंने इसीलिए शुरू में आपको बताया था कि फंजाई के सेल जरा से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इसलिए कि ये फ्यूज हुए हैं आपस में, और बहुत सारे फ्यूज होकर बिल्कुल एक ही बन गया हो, तो ये सिनोसाइटिक हाइफी। लेकिन बीच में बाहर से देखने पर एक लगे, अंदर से देखने पर इनके सेप्टा बीच में मौजूद हों, तो ये सेप्टेट हाइफी कहलाएगी। सेप्टेट हाइफी में एक चैम्बर में एक न्यूक्लियस हो तो इसको कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ सेप्टेट के अंदर दो न्यूक्लियाई हो। आगे जाके बहुत हमारे काम आने वाला है ये नुकता, आप इसको जहन में रखें। अगर दो न्यूक्लियाई हो तो इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक
कैरियो न्यूक्लियस को कहता ना, तो डाइकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ? दो न्यूक्लियस वाला। ये मल्टी कैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएट था, ये डाइकैरियोटिक है। अच्छा, इसमें एक और भी कंडीशन हो सकती है जो अक्सर लाइफ साइकिल में हमें नजर आएगी। वो ये है कि जो दो न्यूक्लियाई हैं ये आपस में से एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट हो तब इनको कहा जाता है हेटेरोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक भी हैं ये और हेटेरोकैरियोटिक भी हैं। यहाँ पर फिर एक बहुत ज़रूरी बात जहन में रखने की है, वो ये है कि फर्ज करें, आप इधर ज़रा तवज्जो करें डायग्राम। फर्ज करें इसके पास ये खुराक का एक टुकड़ा आ गया, इसके पास भी खुराक का एक टुकड़ा आ गया। फंजाई खुराक को अंदर ले जाके तो डाइजेस्ट नहीं करते ना, बाहर ही एंजाइम रिलीज करते हैं, खुराक बाहर डाइजेस्ट करते हैं। अगर ये खुराक बाहर ही डाइजेस्ट हो जाती है तो इसको एब्जॉर्ब करके पूरे सेल तक, पूरे हाइफी तक पहुंचाना आसान है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। इधर ये मसला है थोड़ा सा, यहाँ इसने फर्ज करें डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, तो पहले इस चैम्बर में, फिर इस मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करके दूसरे चैम्बर में, तो आखिरी तक पहुंचने में वक्त लगेगा ना। तो फायदेमंद कौन है, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट? नॉन सेप्टेट को बहुत बड़ा फायदा है, और इसी का हल सेप्टेट वालों ने एक और निकाला है। बहुत सारे सेप्टेट हाइफी के अंदर सेप्टा में पोर्स रखे गए हैं, छोटे छोटे सुराख, और इन सुराखों से न्यूक्लियस तो आर पार नहीं जा सकता, लेकिन डाइजेस्टेड फूड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक ये आसानी से आ सकती है। तो वैरायटी कहाँ ज़्यादा है? नॉन सेप्टेट की ज़्यादा अक़साम है। पहले तो नॉन सेप्टेट मोनोन्यूक्लिएट, सॉरी सेप्टेट मोनोन्यूक्लिएट, सेप्टेट डाइकैरियोटिक या डाइन्यूक्लिएट, और सेप्टेट हेटेरोकैरियोटिक जब ये डिफरेंट न्यूक्लियाई हो, और सेप्टेट पोरस ये मोनोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक और वजाहत जरूरी है, हेटेरोकैरियोटिक जो कंडीशन है ये क्यों होती है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तवज्जो चाहूंगा मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वाज़ेह हो जाएगा। आमतौर पर जिन जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स के सेल जब आपस में मिलते हैं तो उनके न्यूक्लियाई फौरन ही फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फंजाई की बहुत सारी अक़साम में साइटोप्लाज्म तो मिल जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी, लेकिन न्यूक्लियाई आपस में मिलने में जिंदगी भर लगा देते हैं। फंजाई की जितनी भी उम्र है, पूरी उम्र तक उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, लेट कैरियोगेमी उसको कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन में हमें समझ में आएगा, जब लेट कैरियोगेमी होगी तब ये हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन में रहेंगे। अर्ली प्लाज्मोगेमी भी हुई, अर्ली कैरियोगेमी भी हुई, तो फिर हेटेरोकैरियोटिक नहीं रहेंगे। इस केस में क्या हो रहा है? अर्ली प्लाज्मोगेमी है, लेट कैरियोगेमी। न्यूक्लियाई के फ्यूज होने का दौरानिया बहुत लेट है, आखिर में, जिंदगी के आखिर में जाके फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये हेटेरोकैरियोटिक रहता है। ये था फंजाई के हाइफी का जिक्र। अब इसी से रिलेटेड हमने पहले भी जिक्र किया है, हाइफी एक खास स्टाइल से मिलते हैं तो फंगल बॉडी बनती है, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। फंजाई के जिस्म को क्या कहा जाता है? माइसीलियम। और इसीलिए आपको कहा था कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइसीलियम से माइकोलॉजी बना है। दूसरी तरफ फंजाई के जिस्म का असल नाम तो माइसीलियम है, लेकिन यहाँ रूट, स्टेम और लीफ में फर्क नहीं है, इसलिए ऐसे जिस्म को एक जनरल नाम दिया जाता है थैलस बॉडी। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, दूर करें। थैलस की टर्म किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन एलजी के लिए हमने इस्तेमाल किया थैलस, इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं थैलस। प्लांट की एक टाइप है, उसको भी थैलस कहते हैं। तो थैलस इज अ जनरल टर्म, लेकिन माइसीलियम किसको कहेंगे? सिर्फ फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहा जाएगा। ये फर्क समझ में आ गया? तो थैलस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ रूट, स्टेम और लीफ में फर्क नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थैलस की टर्म कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन माइसीलियम की टर्म सिर्फ
फंजाई के जिस्म के ऊपर लागू होती है। अच्छा, इसके बाद फंजाई के जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, वो हाइफी से ही बनेंगे। वहाँ मुख्तलिफ नाम है, वो भी हर फंगस में जो नाम रखा गया है वो आपको बता देंगे। अभी आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? हर जानवर रिप्रोडक्शन करता है तो फंजाई भी करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई दो तरह की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल की जो बहुत मशहूर अक़साम है उसमें बडिंग है, बडिंग। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ये बहुत कॉमन है। बडिंग में क्या होता है, ये मसलन यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, यही इसका माइसीलियम भी है, यही इसका हाइफी भी है। जब ये फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इसको, तो ये एक छोटा सा सेल साइड में बना देता है। इस छोटे सेल को जो इसके साथ अभी तक अटैच है, बड कहा जाए। यहां से जब ये डिटेच हो जाएगा तो पेरेंट सेल से अलग होने के बाद ये ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, फिर ये इस तरह बड बनाएगा। अच्छा, ये बड क्या है, थोड़ा तवज्जो दे देंगे तो मैं क्लियर करता हूं। मसलन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, पहले उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता था, फिर सेल एलोंगेट हो रहा था। एलोंगेट होने के बाद दोनों ये न्यूक्लियर मटेरियल अलग हो जाते थे, फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती थी और आखिर में दो सेल्स बनते थे। तो हम इसको क्या कहते थे, बाइनरी फिशन कहते थे। इस केस में ये दोनों सेल्स बराबर हैं, जबकि यहां पर क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ये यीस्ट का सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। पहले न्यूक्लियाई तकसीम होकर दो हो गए, बराबर चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, एक न्यूक्लियस उधर शिफ्ट हो गई, तो अब ये दोनों सेल्स बराबर नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ है। एक को साइटोप्लाज्म ज्यादा मिला है, दूसरे को कम मिला है। जिसको कम मिला है उसको बड कहा जाए। यानी बडिंग और बाइनरी फिशन में फर्क किस चीज का है, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। अगर दोनों को साइटोप्लाज्म बराबर मिलता तो हम इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। लेकिन एक को साइटोप्लाज्म कम, दूसरे को ज्यादा मिला, तो इसको क्या कहेंगे, बडिंग। और बड किसको कहेंगे, जिसको कम मिला है उसको बड कहेंगे। जी सर, बडिंग की सूरत में पेरेंट सेल क्या साइज रिड्यूस होता है? नहीं, साइज रिड्यूस नहीं होगा बराए नाम, क्योंकि ये ग्रो हुई है, सेल मेम्ब्रेन ग्रो हुई है, इसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाइनरी फिशन में तो हाफ मिलेगा सर? बाइनरी फिशन में तो दोनों सेल्स ही छोटे हो गए थे, इधर छोटे नहीं हो रहे, बराबर। अच्छा, बडिंग ये था बेटा, ज्यादा कॉमन किस में है, यूनिसेलुलर। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें क्या है कि मसलन ये एक माइसीलियम है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस माइसीलियम के कुछ हाइफी टूट कर अलग हो जाते हैं, हादसाती तौर पर या खुद अपनी लेंथ बड़ी होने की वजह से। टूट के अलग होने वाला ये टुकड़ा मुकम्मल एक नया माइसीलियम बना लेता है, तो इसको कहा जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अगर ये हादसाती तौर पर हो तो रीजनरेशन, खुद करे तो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट टुकड़े को कहते हैं, हर टुकड़ा एक मुकम्मल माइसीलियम बन जाता है, और ये सलाहियत इनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर फंजाई में नहीं है, बहुत सारे फंजाई में ये सलाहियत है, जहाँ होगी इसको फ्रेगमेंटेशन कहा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और टाइप भी है, उसको कहा जाता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, किसी हाइफी का, मसलन ये एक नॉन सेप्टेट हाइफी है, मल्टीन्यूक्लिएट है, इसका एक न्यूक्लियस एक सेप्टम के जरिए अलग हो जाता है। एक न्यूक्लियस सेप्टम ने अलग किया, उसके बाद वो जो सेप्टम के जरिए अलग हुआ था हिस्सा, वो फूल के बड़ा हो जाता है, बाकी सेप्टा नहीं है। फर्ज कर ये मल्टीन्यूक्लिएट है, इधर एक न्यूक्लियस आ गया था, यही न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाता है, छोटे छोटे।
ये स्ट्रक्चर जो फूल गई थी ये स्पोरेंजियम कहलाएगी, और जो इसके अंदर सेल्स बने थे ये स्पोर्स कहलाएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्पोर उन हैप्लॉइड सेल्स को कहा जाता है जो किसी और से फर्टिलाइज हुए बगैर जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये स्पोरुलेशन का अमल हो गया। इसी तरह एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप भी पाई जाती है फंजाई में, उसको कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। फिर क्या हुआ है, कोई भी हाइफी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फर्ज करो ये एक हाइफी है, समझ आ रही ना बेटा बात? ये हाइफी है, इसमें अगेन एक सेप्टम बन गया, एक न्यूक्लियस अलग हो गया। अलग होने वाले इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन हुई। दो न्यूक्लियाई बने, एक बड की तरह इधर से बाहर चला गया, दूसरा एक और चला गया। एक पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती जाएगी और इस तरह से बहुत सारे सेल्स इसमें बन जाएंगे बाहर की तरफ। अगर और ये स्ट्रक्चर फूल जाती है, आखिर में इसकी शेप ये हो जाती है, ये फूल के बड़ा हो गया है और इधर कई छोटे छोटे सेल्स इसी से वजूद में आए हैं। अगर ये बाहर की तरफ हो तब इनको कोनिडिया कहते हैं। स्पोर और कोनिडिया में सिर्फ फर्क कितना है, थैली के अंदर हुआ तो स्पोर, बाहर हुआ तो कोनिडिया। अच्छा, कोनिडिया बनने का एक और तरीका भी है। बाज़ औक़ात कोनिडिया इस तरह से बनते हैं, एक कोनिडियम, दूसरा कोनिडियम, तीसरा कोनिडियम, चौथा, और ये लंबी चेन बन जाती है, ये भी कोनिडिया है। बस शर्त आपको ये रखना है, एक जैसी या थोड़ी सी शक्ल में डिफरेंट थैलियां वजूद में आएंगी। अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल थैली के अंदर हुए, स्पोर बाहर हुए तो कोनिडिया। दोनों में से आपके ख्याल में किसका फैलना आसान है, स्पोर का या कोनिडिया का? कोनिडिया का। ये बाहर है ना, एक एक करके गिरते जाएंगे ये। जबकि स्पोर्स के फैलने के लिए शर्त क्या है, स्पोरेंजियम रप्चर हो जाए, फट जाए, फिर वो बाहर निकलेंगे। ये तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक हो गया बेटा? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 4 अक़साम हैं फंजाई में। तो सर्वाइवल कोनिडिया का ज्यादा होगा या स्पोर्स का ज्यादा? ये डिपेंड करता है कंडीशन किसको बेहतर मिलेगी। फैलना तो बाई चांस है, फैल गए, लकीली जिसको अच्छी कंडीशन मिलेगी उसका सर्वाइवल हो जाएगा, जिसको अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद मोटाइल तो नहीं है, इत्तेफाक से हवा, पानी या किसी और एजेंट की मदद से कहीं गिरेंगे, जहां गिरे हैं वहां हालात साजगार हो, जर्मिनेट, अदरवाइज जाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 बड़ी अक़साम हैं, उसके हिसाब से फंजाई की क्लासिफिकेशन की गई। ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा, ये 4 क्लासेस बनती हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इन्होंने एक और मसला डिस्कस किया है, व्हाई फंजाई आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये बातें हम पहले कर चुके थे, इसको तो शुरू में रखना चाहिए। फंजाई को प्लांट किंगडम में रखते हुए आपने अलग क्यों किया? तो बेसिकली बात यह है कि फंजाई में फुल कैरेक्टर प्लांट वाले नहीं। जमीन से उगते थे तो पहले इनको प्लांट समझा गया, लेकिन फिर स्टडी की तो पता चला कि इनमें सेल वॉल है, तो ये प्लांट में शामिल है, प्लांट में भी सेल वॉल है। बाद में पता चला कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की है, इनकी काइटिन की जमीन आसमान का फर्क है, कंफ्यूज हो गया। इसी तरह सेंट्रियोल्स, मेरी मालूमात के मुताबिक सेंट्रियोल्स फंजाई में है, लेकिन इन्होंने कहा कि फंजाई में सेंट्रियोल नहीं है, तो ये भी प्लांट वाली खूबी है, प्लांट में भी सेंट्रियोल नहीं है। तीसरी चीज, ये जमीन से उगते हैं या आप कह सकते हैं जमीन से ग्रो करते हैं, तो जमीन से उगने वाली हर चीज को प्लांट कहा जाता है। ग्रो फ्रॉम सॉइल, ये चंद बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से प्लांट समझा गया था, लेकिन प्लांट से निकाला क्यों? शुक्र है इनकी जबान नहीं है, वरना ये भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, है ना? तो प्लांट से क्यों निकाला, उसकी वजह है सेल वॉल
काइटिन की बनी हुई है, जो कि प्लांट्स में नहीं है। ये हेटेरोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर किसी तरह से एनिमल किंगडम के हैं। तो एनिमल से अलग करने के लिए अब यूनिकनेस देखिए, ये हेटेरोट्रॉफ तो हैं लेकिन एब्जॉर्प्टिव फीडर्स हैं। ये सिर्फ इनका कैरेक्टर एब्जॉर्प्टिव फीडर्स। और यहाँ एक और मुद्दा है ज़हन में, जो भी एब्जॉर्प्टिव फीडर होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन डाइजेशन करेगा, सेल के बाहर डाइजेशन। दूसरी बात, न्यूक्लियर माइटोसिस, इसका मैंने जिक्र पहले किया था। यहाँ पर न्यूक्लियर माइटोसिस पाए जाते हैं। इससे क्या मुराद था, ये सेल है और इसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक अपरेटस बनता है और ये क्रोमोसोम को यही अंदर दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो इस दौरान तक सेल मेम्ब्रेन के डिसॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब क्रोमोसोम के दो सेट्स बन जाते हैं, एक सेट इधर जमा हो जाता है, एक सेट इधर जमा हो जाता है, तो फिर ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर दो न्यूक्लियाई में अलग हो जाती है। ये दोनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं फंजाई के। तो इन खुसूसियात की वजह से फंजाई को ना प्लांट किंगडम में रखा जा सकता था, ना एनिमल किंगडम में रखा जा सकता था। ठीक हो गया बेटा? अब आते हैं क्लासिफिकेशन। अभी जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड एक ही सेल में रहेंगे, फिर ये इसके जो डीएनए नहीं, जब ये न्यूक्लियाई तकसीम हो जाएंगे ना तो फिर ये सेल में तकसीम हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस, फिर वो साइटोकाइनेसिस। जी जी, सेल में भी साइटोकाइनेसिस होगा।